morning, student. In the previous classes, we taught about the expansion of Britishers. Today, we will continue with more details with following topics. Our first topic is expansion under Lord Hastings. Now, students, all of you take out your books and open your page number 20. Let's start. Expansion under Lord Hastings. The Second Anglo-Maratha War had shattered the power of the Maratha chiefs. Second Anglo-Maratha War ने मराठा की पावर को बिल्कुल तोड़ दिया था, बिल्कुल बिखेर दिया था. But they made a desperate attempt to regain their independence in 1870. 1817 में लेकिन उन्हें अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया कि फिर से साम्राज्य को स्थापित कर सके, अपने पावर को वापस पा सके. The Peshwa attacked the British residency at Pune in November 1817. ब्रिटिश रेसिडेंसी पे पेशवा ने 1817 में अटैक किया. अप्पा साहेब अटैक द रेसिडेंसी एट नागपुर एंड माधवराव होलकर मेड प्रिपरेशन फॉर द वॉर. और माधवराव होलकर ने युद्ध की तैयारी की. द गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स कंपेल्ड इंडिया टू एक्सेप्ट ब्रिटिश सुजरेनिटी एंड डिफीटेड द आर्मीज ऑफ द पेशवा. बट गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सिंधिया को ब्रिटिश आधिपत्य के लिए मजबूर किया. सुजरेनिटी में आधिपत्य के लिए उनको साथ में रहने के लिए मजबूर किया. एंड उनकी आर्मी ने पेशवा को भोसले होलकर को डिफीट किया, हराया. द पेशवा वाज डिथ्रोन्ड एंड पेंशनड ऑफ टू बितूर नियर कानपुर. पेशवा की गद्दी चली गई, उनका राज्य चला गया और उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई और वहाँ बितूर में कानपुर के नियर वो रहने लगे. होलकर एंड भोसले एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस. और होलकर और भोसले ने अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया. द राजपूताना स्टेट्स हैड बीन डोमिनेटेड बाय सिंधिया एंड होलकर फॉर सेवरल डिकेड्स. राजपूताना स्टेट्स पे होलकर और सिंधिया का बहुत ही ज्यादा दबदबा था, बहुत सदियों तक दबदबा था. आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मराठास दे लैक्ड एन एनर्जी टू reassert their independence and accepted British supremacy. लेकिन आफ्टर मराठा का जब धीरे धीरे जो पावर खत्म होता जा रहा था, उसके बाद उनको ब्रिटिश की सुपरमेसी एक्सेप्ट करनी पड़ी. तो by 1818 the entire Indian subcontinent except Punjab and Sindh had been brought under British control. 1818 में ऑलमोस्ट सारे इंडिया पे उनका कंट्रोल हो चुका था, एक्सेप्ट सिंध और पंजाब के अलावा सारे इंडिया पे वो कंट्रोल कर चुके थे. पार्ट ऑफ इट वाज रूल्ड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश एंड द रेस्ट बाय इंडियन रूलर्स ओवर whom the British exercised paramount power. This state had no armed force of their own. They paid heavily for the British forces stationed in their territories to control them. तो इसमें ये होता था कि सारी जो ब्रिटिश के अंडर में जितने भी राजा आ चुके थे, उनके पावर उनका जो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, उसमें क्या आधिपत्य ब्रिटिशर्स का हो चुका था. और हैवी पेमेंट करने के बाद भी उनको उनके पास कोई आर्मी खुद की नहीं थी. उनको जब भी उनके स्टेट को, उनके राज्य को कंट्रोल करने के लिए आर्मी प्रोवाइड करते थे, हैवी ड्यूटीज देके ब्रिटिशर्स. Under Lord Hastings, 1830-23, a new policy of paramountcy was begun. The company claimed that its authority was paramount or supreme in India. कंपनी ने क्लेम किया कि पूरे इंडिया पे हमारा ही साम्राज्य है, कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं, पूरे इंडिया पे हमारा ही कंट्रोल है. The company was henceforth justified in annexing or threatening to conquer any Indian kingdom. अब उसके बाद से कंपनी ने कहीं भी आक्रमण करना शुरू कर दिया और धमकी देना शुरू कर दिया किसी भी राज्य में किसी भी राजा को इस तरह से धमकी देना या तो उनको हराना शुरू कर दिया. दिस पॉलिसी बिकेम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिश रूल इन द फॉलोइंग पीरियड. तो इस तरह से धीरे धीरे उनकी सुपरमेसी बढ़ती गई और सारे राजाओं पे, सारे इंडिया पे वो अपना आधिपत्य जमाते चले गए. The conquest of Sindh. Our next topic is the conquest of Sindh. The conquest of Sindh occurred because of growing Anglo-Russian rivalry in Europe and Asia. Anglo-Russian rivalry जो संघर्ष पैदा हुआ
यूरोप एंड एशिया के बीच में, उसके कारण से बिकॉज ऑफ दिस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध और मतलब सिंध के संघर्ष का जन्म हुआ। द ब्रिटिश फियर दैट रशिया माइट अटैक इंडिया थ्रू अफगानिस्तान और पर्शिया। ब्रिटिश को ये डर था कि रशिया इंडिया पे अटैक करेगा, अफगानिस्तान या तो पर्शिया के थ्रू इंडिया पे अटैक कर सकता है। टू कॉन्कर रशिया इट थॉट टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड पर्शिया। इट ऑल्सो फेल्ट दैट दिस पॉलिसी कुड बी सक्सेसफुली pursued only if India was brought under British control। ये सारी जो पॉलिसी वो बना रहे थे वो तभी सक्सेसफुल हो सकती थी जबकि वो सिंध उनके कंट्रोल में अगर आता है तभी वो सारी पॉलिसीज को कंट्रोल कर पाते थे। द रोड्स ऑफ सिंध वेर ओपन फॉर ब्रिटिश ट्रेड बाय ट्रीटी इन 1832। 1832 की संधि के अकॉर्डिंग सिंध के सारे रोड ब्रिटिश के ट्रेडिंग के लिए खुले थे। And the chiefs of Sindh called armies were made to sign a subsidiary treaty in 1839. In spite of the assurance that this territorial integrity would be respected, Sindh was annexed in 1843 by Sir Charles Napier. इतने एश्योरेंस के बाद भी जो उनकी टेरिटोरियल अखंडता को रिस्पेक्ट देने के लिए जो संधि भी हुई थी, उसके बाद भी सिंध वॉज एनेक्स्ड इन 1843 बाय सर चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने सिंध को हराया और सिंध पे विजय प्राप्त की। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन जून 1839 वॉज फॉलोड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द पंजाब। राजकीय अस्थिरता पंजाब में शुरू हुई तब जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद 1839 से वहां पे अस्थिरता स्टार्ट हुई। दिस लेड द ब्रिटिश टू लुक अक्रॉस द सतलज इवन दो दे हैड साइंड ए ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह इन 1809। 1809 में रंजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप की संधि करने के बावजूद ब्रिटिश का जो नजर थी, वो निगाहें थी, वो सतलज पे टिकी हुई थी। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ब्रोक आउट व्हेन अंडर सम प्रोवोकेशन। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज ब्रोक आउट। पहला युद्ध एंग्लो सिख का व्हेन अंडर सम प्रोवोकेशन मीन्स उकसाने की वजह से, किसी के उकसावे में आके सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर उत्पन्न हुआ। द सिख आर्मी क्रॉस द सतलज। सिख आर्मी ने सतलज नदी को क्रॉस किया। द ब्रिटिश डिफीटेड द सिख्स, ऑक्यूपाइड लाहौर एंड साइंड ए ट्रीटी। ब्रिटिश ने सिंध को हराया और लाहौर को कब्जा किया और संधि उन्होंने साइन की। ट्रीटी रिकॉग्नाइज दलीप सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह। दलीप सिंह जो रंजीत सिंह के पुत्र थे एज किंग एंड हिज मदर रानी जिदन एज रीजेंट। रीजेंट मीन्स राज प्रतिनिधि के रूप में उनकी दलीप सिंह की माता को नियुक्त किया गया और दलीप सिंह को जो रंजीत सिंह के पुत्र थे उनको राजा बनाया गया इस संधि के थ्रू। Besides paying a huge war indemnity, the Sikhs had to cede many of their territories, including Kashmir. तो युद्ध में जो भी नुकसान हुआ था उसका हर्जाना भरने के बावजूद, उनका कंपनसेशन भरने के बावजूद भी उनको अपने बहुत सारे रीजन को उनको सौंपना पड़ा। कश्मीर भी उसमें इंक्लूड था। द ब्रिटिश soon accused रानी जिंदन of anti-British activities and sent her into exile. ब्रिटिश को लगा कि रानी जिंदन जो है दलीप सिंह की माता जी वो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज में, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ उनका कुछ काम चल रहा था, ऐसा उनको लगा, इसलिए उनको एक्साइल मीन्स देश निकाला दे दिया। द एंटायर सिख स्टेट रोज इन रिवोल्ट अंडर मुलराज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। तो इसके बाद सिख का भी रिवोल्ट मुलराज के लीडरशिप के अंडर शुरू हो गया। उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट किया सिख का भी, और गवर्नर जो मुल्तान के गवर्नर थे उनके लीडरशिप में उन्होंने भी रिवोल्ट स्टार्ट किया। द सेकंड एंग्लो सिख वॉर ब्रोक आउट व्हेन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द सिख। जब सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब स्टार्ट हुआ? जब लॉर्ड डलहौसी ने सिखों के खिलाफ युद्ध
ऐलान किया। द सिख्स वर डिफीटेड एंड द पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1849। सिख की उसमें पराजय हुई और 1849 में पंजाब को भी कंट्रोल कर लिया, जीत लिया ब्रिटिशों ने। दलीप सिंह वाज पेंशन ऑफ एंड सेंट टू इंग्लैंड। दलीप सिंह की भी पेंशन बंद कर दी गई और उनको इंग्लैंड भेजा गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और थर्ड टॉपिक इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फोर्थ टॉपिक, सॉरी। Lord Dalhousie came to India as the Governor General in 1848. 1848 में लॉर्ड डेलहाउसी एज ए गवर्नर जनरल इंडिया में आए। He was determined to extend direct British rule over as large an area as possible. The chief instrument through which Lord Dalhousie implemented his policy of annexation was the doctrine of lapse. और उनका मेन एम था कि एनेक्सेशन मीन्स जितना भी पॉसिबल हो सके ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाना, बट उसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वही उनका मेन जरिया था उस चीज को, अपने एम को फुलफिल करने का। अंडर दिस डॉक्ट्रिन, व्हेन द रूलर ऑफ प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड विदाउट ए नेचुरल हायर, उनका कोई वारिसदार न हो तो स्टेट वाज नॉट टू पास ऑन टू एन एडॉप्टेड हायर एज सैंक्शन बाय द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री। तो वो किसी और को हायर नहीं कर सकता जिसका कोई भी वारिसदार न हो, तो वैसे स्टेट वाले इंस्टेड इट वाज टू बी एनेक्स्ड टू ब्रिटिश इंडिया। बिना कुछ किए ही उनके संधि के थ्रू, ये उनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली पॉलिसी में ये था कि इस तरह की जो स्टेट्स होंगे जहाँ जिनके कोई भी वारिसदार नहीं होंगे वो ऑलरेडी ब्रिटिश के अंडर में आ जाएंगे, उसके और कोई भी किसी और को वो वहां पे नहीं अपना वारिस घोषित कर सकते हैं। Unless the adoption had been clearly approved by the British authorities, many states were annexed through this doctrine. इस डॉक्ट्रिन के थ्रू बहुत सारे स्टेट्स एनेक्स किए गए, जीते गए, जिस कब्जे किए गए, एनेक्स मींस कब्जा किया गया ब्रिटिश के थ्रू। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। लॉर्ड डलहौसी वाज keen on annexing the kingdom of Awadh। उनकी निगाह अवध के राज्य पे भी थी, बट द टास्क प्रेजेंटेड सर्टेन डिफिकल्टीज। लेकिन वहां पे कार्य थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनके बहुत सारे वारिसदार थे, उनके एसेंडेंट्स थे। द नवाब ऑफ अवध हैड मेनी हायर्स एंड कुड नॉट बी कवर्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में उनका राज्य नहीं आ रहा था। तो फाइनली लॉर्ड डलहौसी हिट अपॉन द आइडिया ऑफ ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ अवध। तो वहां के लोगों को ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ अवध, नवाब वाजिद अली साहब वाज एक्यूज्ड ऑफ हैविंग मिसगवर्न स्टेट एंड ऑफ रिफ्यूजिंग इन इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। तो उनको मिसगवर्नमेंट मतलब कि वो सही तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं संभाल पा रहे, इस फॉल्ट के अंडर उनके राज्य को उन्होंने कब्जा कर लिया। His state was therefore annexed in 1856। अवध को उन्होंने 1856 में एनेक्स किया। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the Great Revolt in 1857। तो इस प्रक्रिया के बाद वहां के लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में अपने आप को ज्वाइन किया। New administration, Warren Hastings came to office at a time when the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. During 1773 to 1785, he was the Governor General of Bengal. As the first Governor General, he introduced several administrative reforms. During this period, British territories were divided into 3 administrative units called presidencies. प्रेसिडेंसीज उसको कहा जाता है, उसको 3 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड के ड्यूरिंग। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। ईच प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय गवर्नर। 3 प्रेसिडेंसी उन्होंने डिवाइड की थी, मद्रास, बंगाल एंड बॉम्बे, एंड एवरी प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय गवर्नर। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। और सारा जो कंट्रोल था वो गवर्नर जनरल के अंडर में ही आता था। जो गवर्नर रूल करते थे वो उस प्रेसिडेंसी को, वो भी उनके अंडर में ही आते थे, गवर्नर जनरल। फ्रॉम 1772 ए न्यू जुडिशियल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड। 1772 में नए कानूनी कुछ नियम स्थापित किए गए। इस डिस्ट्रिक्ट हैड 2 कोर्ट्स, ए सिविल कोर्ट एंड ए क्रिमिनल कोर्ट। एवरी डिस्ट्रिक्ट को 2 कोर्ट में डिवाइड किया, 2 कोर्ट वहां पे एस्टैब्लिश की गई, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट।
यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स प्रिसाइड्स ओवर सिविल कोर्ट्स। यूरोपियन कलेक्टर ही वहाँ पे सिविल कोर्ट के को एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। दे वेर असिस्टेड बाय मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स हु इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज। जो इंडियन लॉज को जानते थे, इंडियन लॉज को पढ़ पाते थे, वैसे हिंदू पंडित्स को और मौलवी को उन्होंने अपने असिस्टेंट के रूप में रखा हुआ था। द क्रिमिनल कोर्ट्स वे स्टिल अंडर ए काजी एंड मुफ्ती। क्रिमिनल कोर्ट्स अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर में था, बट अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। बट ये सारा जो कंट्रोल था, सारे क्रिमिनल कोर्ट्स का और सिविल कोर्ट्स का सारा जो कंट्रोल था वो कलेक्टर के, यूरोपियन कलेक्टर के अंडर में ही था। To bring out uniformity, 11 pundits were asked to compile a digest of Hindu laws in 1775, and we had translated this digest into English. By 1778, the Code of Muslim Laws was also compiled under the Regulating Act of 1773. A new Supreme Court was set up. A court of appeal called the Sardar Nizamat Adalat was also established at कलकत्ता। तो कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिमों ने कंपाइल करके एक सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, सरदार निजामत अदालत। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। इंडियन डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट्स का मेन फिगर, इम्पोर्टेंट फिगर मतलब महत्वपूर्ण रोल कलेक्टर का था। हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। उसका मेन काम था रेवेन्यू को कलेक्ट करना और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। टू हेल्प हिम इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ही टुक हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास। और अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ के जज, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास को एज ए हेल्पर वो रखे थे। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द सेंटर ऑफ पावर एंड द patronage that replaced previous holders of authority. The company army. Our last topic is the company army. The British army fulfilled four important functions. four important functions उन्होंने fulfill किया हुआ था. It was the instrument through which the Indian powers were conquered. Second, it defended the British Empire from foreign rivals. Third, it safeguarded British supremacy from the threat of internal revolt, मतलब आंतरिक कला करके वो अपनी सुपरमेसी प्रूव करना चाहते थे। एंड फोर्थ, इट वाज द चीफ इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सटेंडिंग एंड डिफेंडिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। The bulk of the company's army consisted of Indian soldiers. In 1857, the strength of army in India was 311,400, of whom 265,900 were Indians. 311,400 में से 265,900 इंडियन as a soldiers थे। In 1856, only 3 Indians in the army received a salary of ₹300, और उसमें से सिर्फ 3 Indians को ₹300 as a salary दिया जाता था पर मंथ। द हाईएस्ट इंडियन ऑफिसर्स वाज ए सूबेदार। और इंडियन ऑफिसर, इंडियन को कोई बहुत हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी, बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट उनको अगर दी गई तो वो सूबेदार की मिलती थी। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन ट्रूप्स वेर एम्प्लॉयड एज ब्रिटिश ट्रूप्स वेर फार टू एक्सपेंसिव। मोरओवर, द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज फार टू स्मॉल टू प्रोवाइड द लार्ज soldiery needed for the conquest of India. As a counter measure, the army was officered entirely by British officials, and a certain number of British troops were maintained to keep the Indian soldiers under control. तो सारा का सारा इंडियन ट्रूप्स को भी जो एज ए सोल्जर्स वहाँ पे रखा गया था, उनका भी सारा कंट्रोल ब्रिटिश जो आर्मी थी उनके अंडर में ही उनको कंट्रोल में रहना पड़ता था। द आर्मी हैड द कंपनी टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रेड, defend the empire, to extend its territory and to put down internal rebellions। और इस तरह से आंतरिक कलह धीरे धीरे अंदर ट्रूप्स के अंदर ही पैदा हुई। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड इंडियन सेपॉयज। द इंडियन सेपॉय रिमेन लॉयल टू द मास्टर हु पेड हिम वेल। इंडियन सेपॉय अपने मालिकों के प्रति बहुत वफादार थे
और उनके साथ अच्छा बिहेव करते थे। द आर्मी वॉज वेल इक्विप्ड एंड ट्रेंड। इंडियन आर्मी बहुत ही वेल इक्विप्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर थी, वो ट्रेन थी। दैट इज वाई सच ए स्मॉल नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स could conquer and hold on to India for sole. In the 1820s, warfare technology changed. The reason was that the British Empire was busy in fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. जब ब्रिटिश आर्मी अफगानिस्तान, बर्मा और इजिप्ट के साथ अपना कॉन्कर करने में बिजी थी, तब इस समय उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। उस समय द सोल्जर्स हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट। मिलिट्री रिक्वायरमेंट के बाद अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आई। इन द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कोड। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने यूनिफॉर्म मिलिट्री कोड को डेवलप करने की शुरुआत की। द सोल्जर्स वेयर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, drill and discipline, which created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. जो इंडियन प्रोफेशनल सोल्जर्स थे उसमें कास्ट और कम्युनिटी के कारण जो ब्रिटिश डिसिप्लिन और उसको फॉलो करना था, ट्रेनिंग और ड्रिल को, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। वेस्ट इंडियन कंपनी बिकेम ए वर्चुअल रूलर ऑफ इंडिया। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत की एक रूलर बन चुकी थी, इंडियन रूलर के रूप में वो स्थापित हो चुकी थी। द अराइवल ऑफ द न्यू स्टीम इंजन इन द अर्ली 19th सेंचुरी एनकरेज दिस प्रोसेस। और 19th सेंचुरी में जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, इसमें और इस प्रोसेस में और भी इसमें बढ़ावा हुआ। क्यों? क्योंकि नाउ स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम, enabling Britishers and their families to come to a far off country like India। तो इसमें क्या हुआ कि शिप का इन्वेंशन होने के कारण जो इंग्लैंड से, ब्रिटिश से जो इंडिया आने में जो जर्नी लगती थी उसमें भी कमी हो गई। बहुत कम टाइम में वो शिप यहाँ पे इंडिया में लोगों को, ब्रिटिश फैमिलीज को पहुँचाने लगी। एंड इस तरह से उनका धीरे धीरे एक्सपेंशन बढ़ता ही चला गया। नाउ टुडेस योर चैप्टर इज ओवर। In the next class, we will continue with next chapter from geography. Students, look for your homework on your school website. Thank you.